लेकिन आप डरते हो इससे, लेकिन बहुत प्यारा टॉपिक है। नेशनल इनकम, एक तो बेटा इनकम और ऊपर से इनकम तो फायदे ही फायदे हैं। राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, राष्ट्र मतलब बेटा, राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र बनता है देश के नागरिकों से। किसी भी राष्ट्र का मतलब होता है देश, और देश का निर्माण वहां के नागरिकों से होता है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं भैया देश बन रहा है वहां के नागरिकों से, तो बच्चे आय मतलब वो जो कमाई करते हैं, तो जो देश के नागरिकों की कमाई है, इनकम है, उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम का मतलब होता है देश के नागरिकों की इनकम, देश के सिटीजंस की इनकम, जो देश के नागरिक हैं। अब मान लो कोई अमेरिका का आदमी भारत आकर कमाने लगे, पैसा नौकरी करने लगे, तो बेटा वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है। यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय आय में भारतीय नागरिकों की बात की जाती है, तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम निकालने तक हमें कई पड़ावों से गुजरना होता है, वो भी डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझना जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे दोस्त आपसे कि नेशनल इनकम के लिए हमें क्या-क्या चीज जाननी पड़ती है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमें जानना पड़ता है बेटा जीडीपी के बारे में। जीडीपी के बाद हम जानते हैं एक होता है एनडीपी, एनडीपी के बाद एक होता है प्यारे बच्चे जिसे कहते हैं जीएनपी, और एक होता है मेरे दोस्त एनएनपी। इन चार पड़ावों से गुजरना पड़ता है। एनएनपी जैसे कि आप जा रहे हो कहीं, तो आपको कच्ची सड़क भी मिलेगी, आपको पक्की सड़क भी मिलेगी, आपको पुल भी मिल सकता है, तो अलग-अलग पड़ाव पार करके आप अपनी डेस्टिनेशन को पार करोगे। ऐसे ही नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो ये अलग-अलग पड़ाव होते हैं, इन्हें पार करना होता है। ठीक है ना भाई? तो यहां थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। अभी मैं इन चारों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि चारों चीजें हैं क्या। एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया है बच्चे आपसे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कौन करता है? ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? आकलन, आकलन का मतलब होता है बेटा कैलकुलेशन करना। आकलन कौन करता है? तो बताओ मुझे कौन करता है, बताइएगा। ये प्रश्न बना है बेटा, सभी को रटा पड़ा होगा। एक कह रहे हैं एनएसओ करता है। अगर मैं बात करूं बेटा बताऊंगा, सबकी फुल फॉर्म बता दूंगा, परेशान मत होइएगा अभी। तो राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए जिम्मेदार है बेटा सीएसओ। सीएसओ, सीएसओ की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, मुझे गरीब बोल रहे हो? मुझे स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है ना भाई? इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है ना भाई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापित हुआ था 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई। और बच्चे ध्यान रखना है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। ठीक है ना भाई? दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो यही प्रश्न पूछ लिया गया है। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज और समझनी है। देखो अभी ऑप्शन में यही दिया जा रहा है सीएसओ, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब पढ़ाया था कि सीएसओ के स्थान पर 23 मई 2019 में, अभी काम सीएसओ ही कर रहा है लेकिन गठन हो गया है, केवल गठन। 23 मई 2019 में एनएसओ बन गया है, लेकिन एनएसओ अभी वर्क नहीं कर रहा है, अभी काम बेटा कौन कर रहा है? सीएसओ ही कर रहा है। तो ऑप्शन में सीएसओ ही पूछा गया है। ठीक है ना? तो यहां बात समझ में आ रही है? देखो सीएसओ की जगह एनएसओ नाम बदला गया, और एनएसओ में दो ऑर्गेनाइजेशन का विलय किया गया, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया। एक तो सीएसओ को, तो सीएसओ तो आप समझ गए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है ना? और एक है आपका एनएसएसओ, एनएसएसओ। एनएसएसओ से भी प्रश्न पूछ लिया है। अगर मैं एनएसएसओ की बात करूं आपसे, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या ऑफिस लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना भाई? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्शिता सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे ये क्या करता है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है कि ये एनएसएसओ का काम क्या है। तो ये बेटा आपका बेरोजगारी, बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी और गरीबी के जो डेटा इकट्ठा करता है, आंकड़े जारी करने का काम। ठीक है ना? आंकड़े जारी करने का काम किसका है? एनएसएसओ का। वैसे अगर मैं बात करूं गरीबी को मापता कौन है, मेजर कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछे तो भैया नीति आयोग टास्क फोर्स, नीति आयोग की टास्क फोर्स गरीबी का बच्चे क्या करती है? मापन। गरीबी का मापन पूछे तो सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, मापन। मापता कौन है? मापन। ठीक है ना? तो कौन करता है? नीति आयोग का टास्क फोर्स, नीति आयोग, नीति आयोग टास्क फोर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीति आयोग टास्क फोर्स। ठीक है ना? बात क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से जुड़े हुए डेटा को कलेक्ट करने का काम एनएसएसओ का होता है, जबकि सीएसओ हमारा नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सभी चीजों को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना भाई? अगर आगे बात करूं प्यारे साथी मैं आपसे, यहां ये समझ गए, लेकिन भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने मापा था? फर्स्ट टाइम किसके द्वारा कैलकुलेट की गई? फर्स्ट टाइम आकलन, कैलकुलेशन किसने किया था? तो आप जानते हैं ना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने बेटा पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। कब किया था? तो 1867-68 में, 1867-68 में पहली बार राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम पीसीआई बोल देते हैं, वो 20 रुपए बताई थी कि हर आदमी 20 रुपए कमाता है। दादा भाई नौरोजी की किताब भी है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखना है सारी चीजें। आगे बात करूं, अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक विधि द्वारा, साइंटिफिक मेथड द्वारा पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की? वैज्ञानिक विधि से। ठीक है ना भाई? वैज्ञानिक विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधि मतलब साइंटिफिक मेथड द्वारा फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया? तो साइंटिस्ट थे आपके, इकोनॉमिस्ट थे आपके वीके आरवी राव, वीके आरवी राव ने 1931-32 में पहली बार भारत की नेशनल इनकम को साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट किया था। और इन्होंने बच्चे कितनी बताई थी? 62 रुपए पीसीआई बताई थी, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 62 रुपए है, ऐसा बताया था वीके आरवी राव द्वारा। ठीक है ना भाई? बच्चे कह रहे हिंदी, बेटा देखो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स ना इंग्लिश में पूछता है, इंग्लिश में। मान लो जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली, हिंदी में ना दिया, इंग्लिश में दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा देखो एक छोटी सी चीज समझनी है, यहां तक आप समझ गए हैं, एक छोटी सी चीज समझनी है, अभी मैं जीडीपी आपको समझाऊंगा, लेकिन एक चीज समझो कि एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष ना एक साल का टाइम पीरियड होता है, एक साल का समय, जिसमें किसी भी देश की सरकार, बेटा हिंदी में भी बता रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा, हिंदी में बता रहा हूं, जिसमें किसी भी देश की सरकार अपना पूरा लेखा जोखा करती है, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत की सरकार भी अपना पूरा आंकड़ा मतलब हिसाब किताब लगाती है, एक साल का समय लेती है। तो भैया कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, तो ये भी पूछ सकता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है। 31 मार्च, तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है।
बात क्लियर हो रही है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, बात ध्यान रखनी है। अब आगे बात करूं मैं आपसे बच्चे, तो यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, जीडीपी कई बार जीडीपी की सीधी सी फुल फॉर्म पूछ लेता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हिंदी में कहते हैं ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। देखो अब छोटी सी चीज समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो जीडीपी है ना, जीडीपी का सीधा सा मतलब है कि देश की सीमा में कितना सामान बना, उसके पैसे में क्या कीमत है, वो जीडीपी होती है। अभी मैं कोई भारतीय यदि विदेश में रहकर पैसा कमाए, बेटा अगर भारत का नागरिक है, अगर विदेश में पैसा कमा रहा है, भारत का कोई नागरिक अमेरिका में रह रहा है लेकिन वो सिटीजन इंडिया का है, तो वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा। यहाँ केवल घर के अंदर देश की सीमा में जो उत्पादन हो रहा है, देखो छोटी सी समझनी है। एनएसओ होता है बेटा, एनएसओ बताया मैंने आपको, लेकिन अभी सीएसओ ही वर्क कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये चीज थोड़ा सा समझो आप। यहाँ समझो आप, ये इंडिया है, हमारा देश भारत है। भारत के अंदर बेटा विदेशी भी काम कर रहे हैं, विदेशी जैसे कि मान लो भारत के अंदर बेटा चाइना के लोग भी काम कर रहे हैं, भारत के अंदर नेपाल के लोग भी काम कर रहे हैं, ये कोई ना कोई काम धंधा खोल रखा है उन्होंने अपना। ये कोई फॉरेनर है, दूसरे देश के नागरिक है, लेकिन भारत में काम कर रहे हैं। भारत में इंडियंस भी हैं, भारतीय लोग भी काम कर रहे हैं। भैया हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, ये भी पैसा कमा लेते हैं, ये भी सामान बना देते हैं। तो देश की सीमा के अंदर जितना भी सामान बना 1 साल के अंदर, वो जीडीपी कहलाता है। उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो हमारे देश की सीमा में, देश की सीमा की बात करेंगे, घरेलू का मतलब बेटा देश की सीमा में, ठीक है ना। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है समझ में आया? मान लो हमारे देश में केवल बेटा 10 पेन बने, 10 पेन बने, चाहे वो अमेरिका के आदमी ने भारत में रहकर बनाए हैं या भारत के ने बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर 10 पेन बने और एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 10 बराबर 100 रुपए। तो हमें जीडीपी से क्या पता चलता है? हमें जीडीपी से पता चलता है कि एक देश में एक साल में कितना सामान बना, कितना उत्पादन किया है। तो ये किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी को बताता है कि उत्पादन कितना हो रहा है। अब बेटा जहां ज्यादा उत्पादन होगा वहां लोगों को ज्यादा नौकरी मिलेगी, इसलिए कई बार जीडीपी को किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक मान लिया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा देश ज्यादा कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब है बेटा एक वर्ष में एक देश की सीमा में, एक देश की सीमा में, सीमा का मतलब बेटा देश के अंदर की बात करेंगे, सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है बेटा मनी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य है। तो एक देश की सीमा में एक साल में कितना सामान बना, क्या रुपए का सामान बना, यही चीज जीडीपी है। तो जीडीपी बेटा क्या बताती है? कितना सामान बन रहा है देश के अंदर, किसी भी देश के उत्पादन को बताती है। आपने कई बार सुना होगा जीडीपी गिर गई, और आप कहते हो मोटे दो जीडीपी गिर गई। पता तुम्हें ये नहीं है जीडीपी है क्या, लेकिन हम जीडीपी गिरती बेटा कोई हील की चप्पल पहन के चल रही जीडीपी है, गिर गई, कीचड़ हो रही है, जीडीपी गिर गई। जीडीपी गिरने का मतलब है उत्पादन कम हुआ है, और जीडीपी बढ़ गई जी, खुश हो गए, जीडीपी बढ़ गई। मतलब जीडीपी बढ़ी कैसे, क्या हुआ? अरे भैया जीडीपी बढ़ गई का मतलब उत्पादन ज्यादा हो गया, समझ लो ना। तो जीडीपी का सीधा सा मतलब है प्यारे बच्चे कि देश में कितना सामान बन रहा है। अब ज्यादा सामान बनेगा देश में तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोग मजे लेंगे, ठीक है ना। देश में सामान बनना कम हो जाएगा तो भैया कंपनी अपने कर्मचारियों को निकाल देंगी, तो भैया सामान कम बनेगा, कम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो क्या बताती है जीडीपी? जीडीपी बताती है कि भैया सामान कितना बन रहा है, सीधी सी बात। देश की सीमा के अंदर, हमारे देश के अंदर सीमा में, बॉर्डर में कितना सामान बना एक साल में, उसकी पैसे में कीमत ही जीडीपी है। बात समझ में आ गई सभी के? बिल्कुल आ गई होगी जीडीपी क्या चीज है। चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया। आगे थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो, मैंने तो एकदम पास लगा रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जीडीपी समझ में आ गई ना, उत्पादन को बताती है। जीडीपी के मामले में भारत वर्तमान में 5वें नंबर पे, यूके को पीछे धकेलते हुए भारत का नंबर 5वां आ गया है। बात क्लियर है? चलो भाई जीडीपी समझ गए तो बेटा अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग लेने लगो कि हां जीडीपी जान गए गुरुजी। एक होता है बेटा एनडीपी, एनडीपी देखो जीडीपी में और एनडीपी में क्या फर्क आया? जी की जगह एन आ गया है, पहले जी आए अब एन आए, इतना ही तो अंतर आया, कोई और विशेष अंतर दिख रहा है? नहीं आ रहा है। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेट का मतलब होता है शुद्ध या निवल कहते हैं हिंदी में, शुद्ध या निवल बोल देते हैं, निवल। डोमेस्टिक का मतलब बेटा घरेलू, घरेलू का मतलब देश की सीमा में, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। उत्पादन किन चीजों का होता है? वस्तु और सेवा का। किसी भी देश में दो ही चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सेवा दे रहा हूं, अपनी सेवा। ऐसा नहीं कि बेटा बहू जब सास के पैर दबाएगी तभी सेवा होगी। सेवा का मतलब जिसे फील किया जा सके, हाथ में सामान का लेन देन नहीं करना है, केवल फील करना है, फीलिंग आनी चाहिए, यहां सेवा हो रही है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और आपके दिमाग में कौन है? विकास कुमार, आई लव यू काजल। इन भाई साहब का काजल का नाम भी शुद्ध से नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आई लव यू एकदम कतई सटी अंग्रेजी में। चाचा पढ़ ले बेटा, पढ़ लो, 4 दिन बाद पेपर है, फिर बेटा बाद में कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में, तो इसलिए काजल वाजल का चक्कर छोड़ दो बेटा, जीडीपी पढ़ लो। मैं बता रहा हूं कैसे निकलती है जीडीपी, ठीक है भाई? क्लियर हो रही है? शुद्ध या फिर निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना भाई? ये चीज थोड़ी सी समझनी है। भैया शुद्ध कोई चीज कैसे होती है, समझो ध्यान से। मैंने ये फोन, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बेटा फोन का ही लेता हूं क्योंकि मेरे आसपास यही रहता है और तो कुछ है नहीं मेरे आसपास ऐसा। ये मानो मैंने फोन लिया, तो बेटा ये फोन मैंने 30,000 का लिया 6 महीने पहले, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मैंने 6 महीने से यूज कर लिया। यूज का मतलब जैसे मतलब मैंने प्रयोग में लाया हूं, बातचीत करी है, यूज किया है, सच किया है। अब 6 महीने बाद मैं इस फोन को बेचना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो भैया इस फोन को मैं बेचूंगा तो कोई 30,000 का तो आप में से लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा ना। आप कहोगे गुरुजी 10,000 ले लो, आप कहोगे गुरुजी मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं बोली लगा दो इसकी, ठीक है ना। तो आपने इसकी कीमत लगा दी, मतलब कि 20,000 ले लो गुरुजी, 6 महीने तुमने यूज कर लिया। मैंने 6 महीने यूज किया तो थोड़ी ना इसमें से कुछ निकाल लिया, लेकिन बेटा वैल्यू कम हुई ना इसकी। तो अब 10,000 रुपए कहां चले गए? मैंने 30 का लिया। आप कह रहे हो कि गुरुजी आपने 30 का लिया, 6 महीने यूज किया है, 6 मंथ आपने, अब 20 ले लो, आप ऐसा कर लो, 20,000 रुपए ले लो और बेच दो इसे, ठीक है ना। बेच नहीं रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। तो ये जो बीच के 10,000 रुपए थे ये कहां चले गए बेटा? जबकि फोन तो जैसा पहला था अब भी ऐसा ही है। कहां गए 10,000? 10,000 रुपए की घिसावट चली गई। अब आपको गुरुजी ये घिसावट क्या चीज होती है? घिसावट को बेटा इकोनॉमिक्स में मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू कम हो गई, मैंने इसे यूज किया। आप नई बाइक लेते हो, कुछ दिन चलाते हो, बेचते हो, रेट कम हो जाता है, डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम जितना भी देश में पूंजीगत सामान बना है उसमें जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनके मूल्य में कुछ बेटा कमी आ जाती है जब हम यूज करते हैं,
ठीक है ना। तो यूज करने के बाद जो उनकी वैल्यू कम हुई, उनके मूल्य में जो कमी आई, जब हम उसे घटा देंगे तो भैया हमारे पास शुद्ध निकल के आ जाएगा। यानी कि ये बेटा जो घिसावट है ना, इसे घटा दो। तो जब भी सीधी सी बात ये समझनी है, एनडीपी कैसे निकलते हैं, तो ये जो आपका शुद्ध या निवल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है घिसावट। क्या होता है? घिसावट। घिसावट को हम मूल्य ह्रास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। इसे अंग्रेजी में बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो जब भी हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमें बच्चे शुद्धता मिल जाएगी, एनडीपी मिल जाएगी। तो मैं अगर बात करूं आपसे एनडीपी की, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो पूछा जा सकता है आपसे कि एनडीपी का पूरा रूप बताओ, तो एनडीपी का मतलब शुद्ध घरेलू उत्पादन होता है। एनडीपी निकालते कैसे, तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से किसे घटाया जाता है, तो बेटा मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। जो वैल्यू कम हो गई है चीजों की, उसे घटा दिया जाता है, तो फिर मिल जाती है हमें आपकी एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधी सी बात ये समझनी है, ह्रास को घटा देंगे, ठीक है ना, तो शुद्धता प्राप्त हो जाएगी, ये होता है एनडीपी। तो एक साल में जीडीपी क्या था, एक साल में जितना भी सामान बना उसकी कुछ कीमत कम हो गई होगी भैया एक साल यूज करने पे, उसके मूल्य को जो कीमत कम हुई है उसे घटा दो, एनडीपी मिल जाएगा आपको। बस सीधी सी खत्म हो गई। ये कह रहे हैं 150 रुपए दे दूंगा, दीपक बहुत है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, 150 ज्यादा है बेटा। बेटा कवर के पैसे दे रहे हो, फोन के पैसे। चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझे आप सभी, बहुत बढ़िया। अब देखो एनडीपी समझ गए, एक होता है जीएनपी। अब अगर मैं बात करूं जीडीपी में और जीएनपी में क्या अंतर है, डी की जगह एन हो गया है, एन, ठीक है ना भाई, बस डी की जगह एन हो गया। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब सकल, सकल का मतलब बेटा ऐसा नहीं कि हमारी सकल आपकी सकल, ऐसी नहीं। ग्रॉस का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है टोटल। क्या होता है प्यारे बच्चे, टोटल। अगर मैं बात करूं बच्चे नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, तो इसे बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और देश में उत्पादन किनका होता है, या तो किसी वस्तु का या किसी सेवा का। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं टोटल वैल्यू, ठीक है ना भाई। यहां राष्ट्रीय का मतलब देखो सिर्फ एक चीज समझनी है कि जब भी घरेलू का मतलब हो, तो घरेलू का मतलब होता है केवल देश की सीमा में, और जहां भी राष्ट्रीय शब्द आ जाए, मतलब राष्ट्र शब्द लगते ही मतलब देश के नागरिकों की बात आ जाती है। साथ में दोस्तों मिनिमम सिंगल ट्रेडिंग अमाउंट इज ओनली 20 रुपीज। अब देखो यहां समझना है, राष्ट्रीय का मतलब होता है बेटा फॉरेन इनकम यानी कि विदेशी आय, विदेशी आय, विदेशी आय, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात समझो, फॉरेन इनकम। अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपसे जीएनपी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि हम जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या करते हैं जीडीपी के साथ। तो भैया ध्यान रखना है, फॉर्मूला होता है जीडीपी, जीएनपी निकालने का, जीएनपी बराबर होता है, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है ना भाई, ये फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे गुरुजी एक्स एम तो हमारी समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएंगे, ठीक है ना भाई। यहां ध्यान से समझो, ये भारत है, अपना इंडिया है। भारत के अंदर एक, आपने जैकलीन का नाम सुना होगा, जैकलीन फर्नांडिस, श्रीलंका की नागरिक है, श्रीलंका की, बस मुझे जानकारी कमी है थोड़ा सा, नाम वाम में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं बेटा। तो जैकलीन कहां की, मान लो श्रीलंका की नागरिक है, और वो भारत में रह के बॉलीवुड में काम कर रही है, बॉलीवुड के अंदर, ठीक है ना भाई, बॉलीवुड में काम करती, मूवी बनाती है, आप तो समझ जाओगे सीधा सा। तो बेटा भारत में रह के काम किया, भारत की जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन बेटा यहां से पैसा कमा के वो कहां ले जाएंगी, अपने देश श्रीलंका, अपनी मम्मी पापा के दूर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यानी कि वो पैसा कमा के अपने देश ले गए, तो उनके लिए, श्रीलंका के लिए फॉरेन इनकम है, विदेशी आय है। और एक और छोटी सी चीज समझो, यानी कि भारत की नागरिक है प्रियंका खोपड़ा, ठीक है ना, प्रियंका खोपड़ा भारत की है, लेकिन वो हॉलीवुड में काम करती है, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, ठीक है ना भाई। अगर प्रियंका खोपड़ा अमेरिका में रह के काम कर रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है ना, जीडीपी में तो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में रह के काम कर रही है। लेकिन प्यारे बच्चे प्रियंका चोपड़ा पैसा कमा के लेके आएंगी भारत, तो भारत के लिए वो विदेशी आय है। समझ में आ रही है ना। तो कहने, अच्छा चोपड़ा है, कोई बात नहीं, जो भी है समझ गए ना आप, समझना जरूरी है। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे, जब भी हम बच्चे नेशनल शब्द आ जाए, नेशनल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है विदेश से प्राप्त इनकम, और विदेश से जो आय आएगी वो किसके द्वारा आएगी, इंडियंस के द्वारा, भारतीय नागरिकों के द्वारा। तो जब भी नेशनल शब्द आए तो आप समझ जाओगे कि गुरुजी केवल भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं, विदेशियों की इनकम को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये जो एक्स है, एक्स क्या है जिसे हम जोड़ रहे हैं, जो बेटा प्रियंका खोपड़ा बाहर से लेके आ रही है पैसा, यानी कि विदेश से प्राप्त आय, ठीक है ना भाई, ये क्या है, विदेश से प्राप्त आय, यानी कि ऐसी आय बच्चे जो हमारे देश के लोग विदेश से लेके आ रहे हैं। और ये एम क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ नेपाली काम करते हैं भारत में, आप कहते हैं ना चाइनीज, चाइनीज मोमोज बेचते हैं बेटा, आपने खाए होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, बहुत सारे लोग भारत में विदेश के काम कर रहे हैं। एलजी कंपनी अपना उत्पादन कर रही है, साउथ कोरिया की कंपनी है, तो एलजी कंपनी ने देश में उत्पादन किया, जीडीपी में जुड़ेगा, लेकिन एलजी कंपनी जो पैसा कमाएगी अपने देश ले जाएगी भारत से, वो वहां की जीएनपी में ऐड होगा, क्योंकि उनके लिए वो इनकम है। तो बेटा कुछ पैसा ऐसा भी तो होता है जो भारत से कमा के ले जाते हैं विदेशी, तो जो एम जो घटा रहे हैं ना, एम, यह है विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय, विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय, ये वाली बात है। बात क्लियर है। तो यहां समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं कि मान लो भारत आने वाला पैसा, भारत आने वाला पैसा 100 रुपए है, ठीक है ना भाई, यानी कि x 100 रुपए है। बेटा x का मतलब यहां आने वाले पैसे से तुम कहीं बेटा रोने धोने लग जाओ तो वो काम नहीं करना है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बेटा भारत से विदेश जाने वाला पैसा 80 रुपए है, 80 रुपए कौन है, m, ये घटेगा, ठीक है ना, विदेशी जो कमा के ले गए। तो हम क्या करेंगे, हमारे देश की जो भी जीडीपी आई, जीडीपी में क्या करेंगे, जो भारत पैसा आ रहा है 100 रुपया जोड़ देंगे, घटा देंगे कितना रुपया, 80 रुपया, तो जो भी जीडीपी है उसके साथ हमने ये करा। तो मतलब ओवरऑल निकालूं मैं, ओवरऑल निकालूं तो हमें 20 रुपए का फायदा हुआ, तो जीडीपी में 20 रुपया ऐड कर देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है आने वाला पैसा 80 हो, जाने वाला पैसा 100 हो, तो ये भी हो सकता है। चलो भाई, तो यहां चीजें आपके समझ में आई होंगी। देखो सीधी सी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि जब भी आप जीएनपी निकालते हो ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आप जीडीपी के अंदर विदेशी आय को जोड़ते हो, ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी चीजों को भूल जाओ। विदेशी आय, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपसे जीएनपी का पूरा नाम पूछ सकता है, या पूछ लेगा कि जीएनपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी में किसे जोड़ा जाता है, बेटा विदेश से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो गई। तो फॉरेन इनकम को, विदेशी आय को जब हम ऐड कर दें तो बच्चे वो क्या बन जाती है, जीएनपी बन जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना भाई, बात क्लियर, यहां तक कतई क्लियर। अब देखो आगे बात कर लें लास्ट एनएनपी के बारे में। एनएनपी ही राष्ट्रीय आय होती है, इसे बोलते हैं बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट,
नेट का मतलब मैंने आपको बताया, देखो भाई ग्रॉस का मतलब सकल, सकल का मतलब टोटल, नेट का मतलब शुद्ध, और शुद्ध का मतलब पीछे भी बताया मैंने आपको, शुद्ध का मतलब है डेप्रिसिएशन मतलब घिसावट। ठीक है ना भाई। नेट का मतलब क्या होता है बच्चे, शुद्ध या फिर निवल, शुद्ध या निवल। नेशनल का मतलब प्यारे दोस्त राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, यानी कि इसे शुद्ध या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो पहले तो फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है। एक कह संरक्षक कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले ली है, पर भैया मैं क्या कर सकता हूं उसमें, तीनों नागरिकता है, संसद हूं मैं कोई, ले ली जहां की, हमें क्या लेन देना उस बात से, कौन कहां की नागरिकता ले रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया है बस आपको एक छोटा सा, जिससे कि आप समझ जाओ कि विदेश वाली आय को घटा देते हैं, भारत वाली को जोड़ देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ रहा है ना। देखो भाई थोड़ा सा ये डराने वाला टॉपिक है, एक्चुअल में डराने वाला है नहीं, इसमें से जो चीजें पूछी जाती है मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है ना भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां समझो, देखो भाई मैंने आपको बताया कि ये जो शुद्ध का मतलब होता है, ये होता है घिसावट। घिसावट, घिसावट को हम मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, मूल्य ह्रास भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है बेटा, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, मतलब विदेशी आय, फॉरेन इनकम, विदेशी आय अभी पीछे बताया। और उत्पादन किसी देश में वस्तु और सेवाओं का होता है, बताता रहा हूं आपको। ठीक है ना भाई। चलो गुरुजी फिर से एग्जांपल दीजिए बेटा, तुम्हें एग्जांपल लीजिए, प्रियंका खोपड़ा के मतलब एग्जांपल से ज्यादा ही प्रभावित हो गए आज आप। देखो भाई सीधी सी बात ये है कि जब भी आप एनएनपी निकालते हो तो आपको जीडीपी तो चाहिए, ठीक है ना, या फिर जीएनपी चाहिए, अभी दोनों फॉर्मूले बता दूंगा। तो बेटा जीडीपी में क्या करना पड़ेगा, देखो विदेशी आय हमेशा ऐड की जाती है, फॉरेन इनकम, और बच्चे ये घिसावट हमेशा घटाई जाती है, घिसावट। तो हम जब भी एनएनपी निकालेंगे, तो एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो बच्चे एनएनपी प्राप्त करने के लिए हमें जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर फॉरेन इनकम को जोड़ना है, विदेशी आय को जोड़ना है। फॉरेन इनकम मतलब एफआई लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, और बच्चे घिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाना है। डेप्रिसिएशन को क्या करना है बच्चे, माइनस करना है। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एनएनपी। आप समझ में आ रहा है, घिसावट घटा दो, हमेशा घिसावट घटती है, कोई सामान यूज करते हो उसकी कीमत हमेशा कम होती है, बढ़ती नहीं है। और बच्चे विदेशी आय जोड़ दी जाती है तो निकल के आ जाता है एनएनपी। अब मैंने पीछे आपको एक फॉर्मूला और बताया था, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जीएनपी निकालनी है आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। तो बेटा यहां एक चीज समझो, आपने मैथ में बराबर वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा कि एक्स वाई के बराबर है, तो ऐसे समझो जीएनपी किसके बराबर है, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम के बराबर है आपका जीएनपी। तो बेटा मैं अगर बात करूं यहां आपसे, अगर जीएनपी हमारा जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम के बराबर है, तो मैं जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम की जगह जीएनपी भी तो लिख सकता हूं ना, एक ही बात है ना। तो अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो एक फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है, एनएनपी बराबर, देखो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम है, तो मैं यहां जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके अंदर जीएनपी के अंदर विदेशी आय शामिल होती है, डेप्रिसिएशन, ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर है। चलो भाई एक करें एनएनपी की स्थापना। ओ भैया एनएनपी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, एनएनपी कोई संस्था नहीं है जो 1952 में बनी एनएनपी। यहां समझो, अब एक बार फिर से बता रहा हूं, दोबारा से चार चीज मैंने आपको बताई है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। मैंने आपको बताया कि एक देश में एक साल में जितना भी सामान बना उसकी कीमत को हम जीडीपी कहते हैं, सीधी सी बात है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया एनडीपी, एनडीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, सारा निचोड़ इस पेज पे है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब शुद्ध या निवल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू। और शुद्धता कैसे निकलती है, जब बेटा जीडीपी में से घिसावट को घटा देते हैं। तो एनडीपी कैसे निकलेगा, एनडीपी का फॉर्मूला बन जाता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन मतलब घिसावट। बात समझ में, फॉर्मूला भी लिख दिया जी बगल में। आगे आ जाता है बच्चे आपका तीसरा नंबर आ जाता है जिसे कहते हैं जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और मैंने आपको बताया जहां भी नेशनल आ जाए मतलब विदेशी आय की बात हो रही है, तो जब भी हम जीडीपी के अंदर फॉरेन इनकम, विदेशी आय को ऐड कर देते हैं तो हमें बच्चे जीएनपी प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर है। आगे बात करूं बच्चे, तो यहां पर एक और चीज समझनी है जिसे कहते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बेटा नेट, नेट का मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब घिसावट, राष्ट्रीय का मतलब विदेशी आय। तो जब भी जीडीपी के अंदर विदेशी आय जोड़ी जाए और बेटा घिसावट को घटाया जाए तो ये मिल जाता है आपका एनएनपी आपको। बात क्लियर है। तो यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। अन्नू चौरसिया कह रही है ये क्वेश्चन समझ ना आ रहे, बेटा फुल फॉर्म याद करनी है, और मैंने बहुत बेसिक से बताया है आपको, अगर कोशिश करोगे तो बहुत टिपिकल है, नहीं सारे बच्चों के समझ में आया एक, तो मैंने प्रयास किया है कि आप ये समझ जाओ, ठीक है ना। आपसे पूछेगा एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता दो। आपसे पूछे एनएनपी की, एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से कैसे घटाया जाता है, तो बेटा डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, ऐसे प्रश्न बन जाएगा, मूल्य ह्रास, घिसावट घटाते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज और समझनी है, एक होती है प्रति व्यक्ति आय, जिसे बोलते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, कमाने के लिए कैसे गाइस, यहाँ पर क्या है कि साइन अप बोनस जो है वो है 100 रुपए साइन अप बोनस मिलता है। पीसीआई पर कैपिटा इनकम, ये भी पूछ लेता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देश के नागरिकों की औसत आय होती है, इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन से। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है, किसे ये कहेगा, किसे देश के नागरिकों की औसत आय भी कहा जाता है, एवरेज इनकम, तो औसत आय भी कहते हैं। तो देश के नागरिकों की जितनी भी इनकम है, ठीक है ना, जितनी भी आय, अंबानी की आय, एक रिक्शे वाले की आय, आपकी आय, हमारी आय, सबकी आय जोड़कर कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, ठीक है ना भाई। गुरुजी एनएनपी को हम जीएनपी प्लस फॉरेन इनकम नहीं कर सकते। देखो प्यारे बच्चे यहां समझो एक बार छोटी सी चीज कि जीएनपी को एक बार दोबारा से कहो, क्या कह रहे हो समझाने में, एक बार दोबारा से बेटा कमेंट कर बताता हूं। नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, क्योंकि जीएनपी के अंदर तो फॉरेन इनकम खुद से ही शामिल होती है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। अगर हम जीएनपी प्लस फॉरेन इनकम करेंगे बच्चे, तो एक फॉरेन इनकम तो यहां ऐड हो गई, एक यहां ऐड हो गई। जो बच्चे नेट का मतलब